वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 7 के MCQs करेंगे, समझेंगे, उनको कवर करेंगे। अभी जो सेकंड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है हमारा FGI सिस्टम में, इसमें जो जो चैप्टर आ रहे हैं उनके जो MCQs हैं उसको सारे हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे उनके आंसर आते हैं और कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो जो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि आपको मैथ के मुतल्लिक़ नई नई वीडियो जो है मिलती रहें और ताकि आपको आपके लिए वो हेल्पफुल हो, आपकी तैयारी में मदद दें। तो इसमें जो पहला है चैप्टर 3 आपके सिलेबस में है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 है। इसमें सबसे पहला जो है MCQs वो है द रेशो 16 सेकेंड्स रेशो 2 मिनट हैज़ सिंगल फ्रैक्शन एंड लोएस्ट टर्म। इसमें 16 सेकेंड्स और 2 मिनट्स का हमने रेशो लेना है, यानी यहाँ आपके पास रेशो हमेशा टू सिमिलर क्वांटिटीज़ के बिटवीन होता है। यहाँ हमारे पास रेशो हमने फाइंड करना है 16 सेकेंड्स और 2 मिनट्स का, यानी आपने इस पहले पार्ट में 16 सेकेंड्स और रेशो 2 मिनट फाइंड करना है। यहाँ आपकी यूनिट्स क्वांटिटी तो सेम है, टाइम है, लेकिन इनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। ये 16 सेकेंड्स है, एक मिनट में हमें पता है 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसी तरह पे 2 मिनट में ये आपके पास 120 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ ये 2 मिनट की जगह आप क्या लिखेंगे, 120 सेकेंड्स लिखेंगे, तब रेशो निकलेगा। आप सेकेंड्स और मिनट की रेशो नहीं फाइंड कर सकते, ये सेकेंड्स के कट जाएगा। उसके बाद बोथ साइड्स को 16 पे डिवाइड कर दें, ये 16 पे डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ार और 120 को आप 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 7.5 आ जाएगा। 120 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 1 रेशो 7.5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाता है, 1 रेशो 7.5। उसके बाद नेक्स्ट है 8 वर्कर्स कैन पेंट ए बिल्डिंग इन 24 days। हाउ मैनी डेज विल 18 वर्कर टेक्स। यहाँ भी आप ये आपका इसी तरह का डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन में देखनी है कि उसका टाइप का क्वेश्चन है। 18 वर्कर एक बिल्डिंग 24 डेज में पेंट करते हैं, तो 8 वर्कर 24 डेज में पेंट करते हैं, तो 18 वर्कर जो है वो वही बिल्डिंग कितने डेज में पेंट करेंगे। तो इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, डेज फाइंड करना है। इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमने, डेज। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, डेज रेशो वर्कर। इसमें पहले आपके 8 वर्कर्स हैं और वो 24 डेज में पेंट करते हैं, तो यहाँ आपके पास 24 डेज आ जाएगा और 8 वर्कर्स आ जाएगा। अब आपके पास 18 वर्कर्स हो गए, नंबर ऑफ वर्कर 18 हो गए और डेज यानी 18 वर्कर कितने डेज में पेंट करेंगे वो x हो जाएगा। जो चीज़ में फाइंड करनी है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखा, उसका एरो नीचे से हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। अब हमने चेक करना है कि जो दो क्वांटिटीज़ हैं डेज और वर्कर, ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब 8 वर्कर्स हों तो एक बिल्डिंग में पेंट करने के लिए 24 डेज लगते हैं। अब अगर 18 वर्कर्स होंगे, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज़ हो गया है, तो हमारे पास जो डेज़ हैं उसको पेंट करने में क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ होंगे या सेम रहेंगे। ये आपके क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज़ हुआ है तो जब ज़्यादा बंदे हो तो काम क्या होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, नंबर ऑफ डेज़ क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। तो ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए एरो ऊपर से नीचे लगाएं। एरो का क्या पर्पस होता है, इसको आप लिखेंगे x/24 और इस इज इक्वल टू लिखेंगे 8/18। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 18x इज इक्वल टू 8 इंटू 24। अब x की वैल्यू फाइंड करने के बहुत साइड को 18 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास 6 3 ज़ार 18 और 6 4 ज़ार 24। तो ये आपके पास कितना आता है, 32/3। अच्छा, ये हमारे पास कितना है, डेज कितने हैं, 32/3। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 32 को 3 पे,
32 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 10 ज़र क्या आ जाएगा 30 आ जाता है। तो ये आपके पास आंसर क्या आता है इसका 10 होल 2/3 डेज, ये इसका ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। 10 होल 2/3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है a car is traveling at speed of 25 मीटर पर सेकेंड देन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी कार की जो स्पीड है 25 मीटर, तीसरा इसका है एक कार की स्पीड जो है कार स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 3600 से, क्योंकि सेकंड्स को आवर में चेंज करना है ना, इसलिए इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यानी आप इसको जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। 20 के साथ कट जाएंगे, 5 5 ज़ार, 5 2 ज़ार और 2 1 ज़ार और 2 18 ज़ार और 18 5 ज़ार कितना था 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन आ जाएगा डी 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ एमसीक्यूज है। फोर्थ एमसीक्यूज है सारा क्लास वार सॉर्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी, द क्लास सॉर्टेड 45 बुक्स इन 90 मिनट्स। ये सारे एक जैसे वो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन के रेशियोज के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। ये यानी लेंथी हैं थोड़े से, इनकी वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। यानी वो 90 मिनट्स में 45 बुक्स जो है सॉर्ट आउट करती है, तलाश करती है। तो अब 120 यानी वही उसी रेट से सेम रेट से 120 बुक्स सॉर्ट आउट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो फाइंड क्या करना है हमने, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम फाइंड करना है। इसमें दो क्वांटिटी नंबर ऑफ बुक्स और टाइम, इसमें क्या है दो क्वांटिटीज हैं नंबर ऑफ बुक्स और टाइम, नंबर ऑफ बुक्स एंड टाइम, इसमें दो क्वांटिटीज हैं नंबर ऑफ बुक्स एंड टाइम। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, अब हाउ लॉन्ग विल टेक, टाइम फाइंड करना है, टाइम। चौथे एमसीक्यूज में चौथे क्या है, इसमें दो क्वांटिटी कौन कौन सी, टाइम था, टाइम इन मिनट्स और रेशो नंबर ऑफ बुक्स। पहले क्या गिवन है हमें कि सारा 90 मिनट में 45 बुक्स सॉर्ट आउट करती है। 90 मिनट्स है, नंबर ऑफ बुक्स कितनी सॉर्ट आउट होती हैं 45। अब क्वेश्चन ये है कि 120 बुक्स कितने टाइम में सॉर्ट आउट होंगे। अब मैंने को बताया था कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, उसका एरो नीचे से ऊपर जाएगा हमेशा। अब हमने चेक करना है कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो 45 बुक्स कितने टाइम में सॉर्ट आउट हो जाती है 90 मिनट्स में। तो 120 बुक्स करनी होगी, सॉर्ट आउट करनी होगी तो कितना लगेगा, टाइम उससे ज़्यादा ही लगेगा ना। जब ये इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज़ होगा तो टाइम भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एरो नीचे से ऊपर ही जाएगा। और इसका पर्पस क्या होता है, इसको लिखेंगे x/90 और ये भी लिखेंगे 1 नीचे से ऊपर 120/45। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 45x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 120। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 45 के साथ कैंसिल, 45 1 45 2 ज़ार। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 240 मिनट्स, 240 मिनट्स। और वहाँ जो ऑप्शन है वो आपके आवर्स में है, सारे ऑप्शन आवर्स में। तो इसका मतलब है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इसको 60 पे डिवाइड कर लें। 240 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, तो ये आपके पास 4 आवर्स ऑप्शन आएगा इसमें, 4 आवर। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, ये 4 है आवर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है MCQs नंबर 5, द रेशियो ऑफ कार टू डॉग्स सीन बाय वेट इन अ डे इज अबाउट 2:5 है। वेट किसको कहते हैं, जो एनिमल डॉक्टर्स होता है उसको कहते हैं। वो डॉग्स और रेशियोज को चेकअप कर रहा है और उनका रेशियो कितना है 2:5 है।
और अगर वो उस दिन 40 एनिमल, टोटल 40 एनिमल्स को चेकअप करता है तो उसमें डॉग्स कितने होंगे? तो इसका ये होगा पाँचवा देखें, पाँचवा MCQs। इसमें दो चीज़ें हैं, कैट्स रेशो डॉग्स, ठीक है, 2:5। अब इन दोनों का सम ऑफ रेशो लेना है आपने, सम ऑफ रेशो इन दोनों का 2 + 5 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब टोटल एनिमल्स इसने कितने चेकअप किए हैं? 40। इसमें डॉग्स का फाइंड करना है, डॉग्स कितने होंगे? डॉग्स, लुक हेयर, डॉग्स का रेशो क्या है? 5 है। 5/7, नीचे सम ऑफ रेशो आएगा, मल्टीप्लाई 40, तो 40 5 कितना होता है? 200 को 7 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 28 पॉइंट समथिंग आता है, 28 पॉइंट समथिंग 57 जो कुछ आता है। तो ये हमारा नियरेस्ट जो एग्जैक्ट नहीं आता आंसर, इसमें जो नियरेस्ट पॉइंट है वो आता है आंसर है वो क्या? 29, ये इसके करीब आ जाएगा। उसके बाद छठा जो है, एट स्पोर्ट्स कैंप देयर इज 1 काउंसलर फॉर एवरी 12 कैंपर। यानी एक स्पोर्ट्स कैंप है, उसमें 12 प्लेयर्स, यानी कैंपर्स मीन प्लेयर, फॉर 12 प्लेयर्स कैंपर्स 1 काउंसलर है। काउंसलर मीन कोच, समझ लें, कोच है। अब अगर उस कैंप में 156 कैंपर्स हो, कैंपर्स मीन प्लेयर, 156 अगर कैंपर होंगे तो कितने काउंसलर चाहिए होंगे? यानी अगर विच प्रोपोर्शन का यूज़, अगर वो काउंसलर को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये भी वही आपका रेशो मेथड, इसमें फिर वो जो डायरेक्ट इन्वर्स वाला प्रोसेस यूज़ होगा करेंगे हम। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये डायरेक्ट है, इन्वर्स है, क्या है? तो डायरेक्ट है, ज़ाहिर बात है, जितने आपको इसमें देखें फाइंड क्या करना है कि हमने काउंसलर हमें फाइंड आउट करना है, कितने काउंसलर इसमें। अब आपका इसमें काउंसलर और कैंपर का मतलब यहाँ प्लेयर्स है। पहले यानी एक काउंसलर होता है और उसके लिए कितने कैंपर्स? 12 हैं, 12। अब कैंपर्स कितने, प्लेयर्स कितने आ गए? 156 प्लेयर्स हैं, 156। उसके लिए काउंसलर कितने होंगे? एक्स। तो ये आपका एरो नीचे से ऊपर ही जाएगा। 12 कैंपर्स के लिए एक चाहिए होता है, तो 156 के डेफिनेटली ज़्यादा चाहिए होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x/1 इज इक्वल टू 156/12। ठीक हो गया। लेकिन जो ऑप्शंस हैं उसमें देखें अब ये वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन सी है, बाकी तो ऑप्शन डिफरेंट है सारे। इसको देखें ना, ये आपका इसका रिस्प्रोकल ले लेगा, ये x/1 है तो इसको अगर 1/x लिखे, लेफ्ट साइड पे रिस्प्रोकल लेंगे 1/x, तो राइट साइड भी रिस्प्रोकल हो जाएगा 12/156। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा बनता है? सी ऑप्शन बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद 7th देखें, ये सारे एक जैसे, इनमें वर्किंग करनी पड़ती है, आंसर वैसे नहीं दे पाएंगे आप इसमें। 7th है, अहमद बाइज 12 कैंस ऑफ ऑरेंज जूस फॉर 600। अहमद ने 12 कैन लिए हैं जूस के 600 में, तो वो इसी रेट से 48 कैंस ऑफ जूस कितने के लेगा? तो ये तो वही रेशो मेथड कर सकते हैं आप। जो है इसमें 12 कैन, इसमें हमने क्या फाइंड करनी है? प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट। इसमें क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट। ये जो नेक्स्ट है इसमें कॉस्ट रेशो जूस के कैन जो है वो है। ठीक है। अब इसमें 12 कैन की कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट फाइंड करनी है इसलिए कॉस्ट को लेफ्ट साइड भी लिखा। इसमें 12 कैन की कॉस्ट 600 रुपीज़ है और हमने फाइंड करनी है कॉस्ट 48 कैन्स की। अच्छा सॉरी, ये कॉस्ट, ये 600 रुपीज़ कॉस्ट है, नंबर ऑफ़ कैन्स कितने? 12। अब 48 कैन्स है, नंबर ऑफ़ कैन्स 48 है, उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है x। ठीक है ना, जो फाइंड आउट करना है उसको हम लेफ्ट साइड भी लिखा। ये भी डायरेक्ट होगा, 12 की कॉस्ट 600 है, 48 की डेफिनेटली क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ़ कैन्स जूस के ज़्यादा होंगे, कॉस्ट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। x/600
इज इक्वल टू 48/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 12x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 48, 12 पे डिवाइड कर दें, 12 पे डिवाइड कर दें, ये कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा, तो ये आपके पास x जो है आ जाएगा 0 और 5 8 ज़ा 44, 5 4 ज़ा 20 और 2400 इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है MCQ 8 है, वो है नाइका कैन रन 2 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। 2 किलोमीटर 15 मिनट में रन करती है, तो इसी रेट से वो 3 होल 1/2 किलोमीटर कितने मिनट में रन करेगी? हाउ लॉन्ग विल टेक, हाउ लॉन्ग विल टेक मीन क्या फाइंड करना है हमने? टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस दिया गया है, यानी इसमें वही मेथड हम यूज़ करेंगे दोबारा, डिस्टेंस और टाइम, टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस। इसमें क्या है? टाइम रेशियो डिस्टेंस। पहले क्या है देखें, पहले क्या दिया गया है, वो 2 किलोमीटर में 15 किलोमीटर रन करती है, यानी 15 मिनट में 2 किलोमीटर, या 15 मिनट्स 2 किलोमीटर रन करती है। अब 3 होल 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में रन करेगी? 3 होल 1/2 कितना होता है? 3.5 होता है ना। 3 होल 1/2, 3 होल 1/2 कितना आएगा? 3 2 6 1 7/2, 7/2 कितना होता है? 3.5, 3.5 और कितना टाइम में रन करेगी? x टाइम, उसको हम x कह देते हैं। अब ये आपका एरो नीचे से ऊपर 2 किलोमीटर डिस्टेंस रन करेगी, 15 मिनट चाहिए, तो 3.5 उससे ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम भी क्या होगा? रनिंग के लिए ज़्यादा चाहिए होगा, तो x/15 और ये हो जाएगा 3.5/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x इज इक्वल 15 मल्टीप्लाई 3.5, 2 पे डिवाइड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आएगा? ये 15 को 2 पे डिवाइड करें 7.5 आता है। अब 7.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा तकरीबन कौन सा आता है? 26 मिनट्स के नियरेस्ट आता है। कौन सा ऑप्शन है? ये 2060 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 4 है, इसके हम MCQ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जनरल सेल टैक्स इज पेड बाय द सेल्समैन, बायर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर। जनरल सेल्स टैक्स जो चीज़ खरीदता है, बायर होता है ख़रीदार, वही पे करता है। जनरल सेल टैक्स हमेशा कौन पे करता है? बायर। बायर क्या मतलब है? जो चीज़ खरीदता है, ठीक है ना, वो पे करता है। और जनरल सेल टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स या प्लेंटी। तो जनरल सेल टैक्स आपका जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। जनरल सेल टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और उसके बाद तीसरा है रेट ऑफ सेल टैक्स ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में GST जनरल सेल टैक्स तकरीबन जो है 17% ही होता है। पाकिस्तान में जो जनरल सेल टैक्स है वो कितना है? 17% है। उसके बाद नेक्स्ट है GST जनरल सेल टैक्स ऑन मिल्क पाउडर वर्थ। अगर मिल्क पाउडर अगर 500 रुपये का है, 500 रुपीज़ का है, तो उसमें 17% जनरल सेल टैक्स कितना होगा? तो ये इस तरह निकालना है। ये अगर MCQs आएगी आपकी तो आपने इस तरह निकालनी है, 17% ऑफ व्हाट? 17% ऑफ 500 ना, उस मिल्क की प्राइस के लिए 500 है, तो ये 17/100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये 2020 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और 17 5 क्या आ जाएगा? 85। तो ये कितना आ जाएगा? 85 इसका जनरल सेल टैक्स हो जाएगा 85। उसके बाद फिफ्थ है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये किसकी इक्वल होता है? ये वैल्यू एडेड टैक्स की इक्वल होता है। वैल्यू एडेड टैक्स किसकी इक्वल होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट है 6 MCQs जो है उसमें 6 MCQs है। 6 MCQs है। कमीशन ऑन अमाउंट
5 1s 10s 100,000 1000 10,000 100,000 500,000 पे 2% जो कमीशन है वो कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें अब हमने 2% कमीशन फाइंड करना है। 2% कमीशन है कितने का, किस पर, 500,000 पे। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इधर 2/100 मल्टीप्लाई 500,000। तो अब ये जो है 20 कट जाएगा और 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10,000 बन जाएगा। ये 10,000 इसका ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका 10,000 इसका आंसर है। उसके बाद ज़कात ऑन रुपीज़ एक्स। अब एक्स पे ज़कात कितनी होगी, ज़कात का रेट हमें पता है, ज़कात रेट 2.5% होता है। तो एक्स अमाउंट है यानी आपके पास ज़कात रेट कितना है, ज़कात रेट 2.5% होता है। अब यहाँ आपके पास अमाउंट कितनी है, अमाउंट है एक्स, लुक हेयर, अमाउंट कितनी है एक्स है। तो ज़कात की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2.5% ऑफ एक्स। तो इसको लिख सकते हैं 2.5/100 मल्टीप्लाई 2.5% ऑफ एक्स। 2 परसेंटेज रिमूव होगा, नीचे 100 है, ऑफ मीन मल्टीप्लाई पॉइंट रिमूव होगा, नीचे 100 एक और आ जाएगा। अब 25 1 ज़र 25 25 4 ज़र 100 और साथ 0 लग जाएगा, तो ये 1/40x आ जाएगा, 1/40x। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा है, 1/40x आएगा, ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ज़कात इज़ ड्यू आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर। यानी कब ज़कात कब आपकी होती है, दी जाती है, 1 फाइनेंशियल ईयर, लूनर ईयर, सोलर ईयर, टैक्स ईयर। ज़कात क्योंकि इस्लामी वो एक आपका रुकन है, इसलिए इसको लूनर ईयर, कमरी साल के बाद, यानी चाँद की तारीख के मुताबिक दी जाती है। 1 लूनर ईयर के बाद ज़कात जो है दी जाती है। उशर का क्या मतलब है, नेक्स्ट है उशर मीन 10%। उशर का क्या मतलब है, 10%। उशर का मतलब ही क्या है, 10%। उशर मीन 10%। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर द निसाब ऑफ उशर फॉर ग्रेन, यानी कुछ स्कॉलर के मुताबिक उशर ग्रेन का उशर जो है का निसाब कितना है, ये तकरीबन 600 kg है, 600 kg है। उसके बाद उशर इज़ पेड एट द टाइम ऑफ ईद उल फितर, हार्वेस्ट, कल्टीवेशन, फर्स्ट रमज़ान। तो ये हार्वेस्टिंग यानी कटाई पर, जब फसल की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई होता है, जब भी फसल की कटाई होती है उस पर क्या होता है, उशर दिया जाता है। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स इज़ इम्पोज्ड ऑन, वैल्यू एडेड टैक्स किस पे इम्पोज किया, गुड्स पर, चीज़ों पर, सर्विसेज पर, सैलरी पर, बोथ ए एंड बी पर। वैल्यू एडेड टैक्स गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज भी लगता है, इसलिए ये बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा। उसके बाद ग्रॉस इनकम इज़ द टोटल इनकम अर्न बाय पर्सन ड्यूरिंग, ग्रॉस इनकम इज़ द टोटल इनकम अर्न बाय पर्सन ड्यूरिंग 1 पूरे ईयर में जो उसकी इनकम होती है, मंथली, तमाम मंथ की इनकम को 12 से मल्टीप्लाई करके, ईयर में 12 मंथ होते हैं, एक मंथ की इनकम जो होती है उसकी 12 से मल्टीप्लाई करके तमाम इनकम को ऐड करते हैं 12 की, वो 1 ईयर बन जाए, उसको ग्रॉस इनकम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 जो सेकंड टर्म सिलेबस में हमारा आ रहा है, इसके एमसीक्यूज अलजबरा से है। 8 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है, पहले आपको डिग्री किसी पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वेरिएबल्स की वो क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे अगर आपके पास x पावर 4 है, x पावर क्यूब है, 2x है, -7 है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है टर्म की वो क्या है, 4 है, तो इसकी डिग्री क्या होती है, 4। इसकी डिग्री क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो अब जिस तरह एक कोई नंबर होता है ना, कांस्टेंट नंबर, जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिखा जा सकता है 4x पावर 0। क्यों, क्योंकि x पावर 0 किसी भी वेरिएबल की जो पावर 0 होती है 1 की इक्वल होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और x पावर 0 1, तो ये 4 ही आ जाता है। तो इसलिए
जो कांस्टेंट नंबर होगा उसकी डिग्री क्या होती है, वो पॉलिनोमियल होता है और उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो ये 8 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8x पावर 0, इसलिए इसकी डिग्री क्या 0 है। और एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 6 की डिग्री क्या है, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x4 आ जाएगा, x4 आएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 6 के साथ होगा तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह 3 जब एक्स स्क्वायर के साथ होगा 3x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 18 आ जाएगा। तो इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है। इन टर्म में से इस टर्म में वेरिएबल पावर सबसे ज़्यादा है 4, तो इसकी डिग्री क्या है 4 है। उसके बाद नेक्स्ट है 0 इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ, ये पहले जैसा ही है। अब 0 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 को लिखा जा सकता है 0x पावर 0, तो इसकी भी डिग्री क्या है 0 है। 0 इज़ अ पॉलिनोमियल, 0 इज़ अ पॉलिनोमियल एंड इस डिग्री इज़ 0। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। इसकी डिग्री 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें अब इस टर्म की पावर क्या है 3 है, ये सबसे ज़्यादा है, ये 2 है और यहाँ x पावर 0 है, तो सब इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b, यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। आप यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी आपकी, स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b, तो ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ ये कैंसिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा a माइनस b, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 की इक्वल होता है, इसलिए वो स्क्वायर के साथ क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा a माइनस b, ये इसका आंसर है a माइनस b। उसके बाद नेक्स्ट जो 6 है MCQs, उसमें ये है द स्क्वायर ऑफ, अब इसका हमने स्क्वायर बताना है, इसका स्क्वायर यानी 6 द स्क्वायर ऑफ x प्लस 2y होल स्क्वायर। तो यहाँ आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी कि इसमें आपने स्क्वायर बताना है किसका, यानी आपने x स्क्वायर, आपने इसमें x प्लस 2y का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ a स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, ये होगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बनता है आपके पास, ये बी ऑप्शन बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। तो ये बी ऑप्शन आपका आएगा, ए नहीं है, तो ये ए नहीं है, बी ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट बी आपने स्क्वायर लेना है। अब दूसरी आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। अब ये आपके पास होगा y माइनस 2x का स्क्वायर लेना है, y माइनस 2x का स्क्वायर। यहाँ भी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4xy आएगा, और yx हो या xy हो एक ही बात है, और ये आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy, या जिस तरह लिखें। तो इसका कौन सा ऑप्शन बनता है आपके पास, y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy, ये ए ऑप्शन बनता है, ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद 8वें में हमने प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। 2x प्लस 3 को x के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2x प्लस 3 को नेक्स्ट में इसमें देखें, x को हमने मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 के साथ, x इंटू 2x स्क्वायर और x इंटू 3x आ जाएगा। तो इसका आपके पास कौन सा ऑप्शन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, सी ऑप्शन हो गया, ये नहीं है। उसके बाद इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, लुक हेयर,
आपके पास क्या है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। इसकी अब सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी, ए प्लस बी आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस ए आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, और ए प्लस बी से क्या आ जाएगा, 2b, 1b प्लस 1b 2b, कोफिशिएंट ऐड होंगे, तो इसको भी ऑप्शन ये नहीं आना, 2b आएगा। उसके बाद लास्ट है 3 1 1/3 1/9, इसका सीक्वेंस नेक्स्ट टर्म बतानी है सीक्वेंस की। तो इसमें देखें 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, फिर 1 को 3 पे डिवाइड 1/3 आया, यानी इसको 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ में ये समझें कि 1/3 से मल्टीप्लाई करें। क्या कर रहे हैं हम, 3 से डिवाइड करने का मतलब यही होता है ना कि 1/3 से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। लास्ट MCQ ये सीक्वेंस है, इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। 3 है, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 आ गया, 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1/9 आ गया, 1/3 को 1/9 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/27 आ जाएगा। इस तरह ये आपका जो है इस चैप्टर की जो MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 7, नेक्स्ट हम 7 चैप्टर है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रांसफॉर्मेशन। लोकेशन, इसमें जो पहला MCQs है, लोकेशन ऑफ द पॉइंट -1 0 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ऑन डैश। ये जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। इसमें x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें y की वैल्यू 0 हो वो हमेशा x एक्सिस पे लाई करता है। ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें y की वैल्यू क्या हो, y की वैल्यू 0 हो, x की कुछ वैल्यू हो, वो किस पे लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है। तो ये आपका कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे, ये नहीं y एक्सिस पे नहीं। तो लोकेशन ऑफ द पॉइंट -1 0 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ऑन x एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट है द पॉइंट -3 -1, ये भी ऑर्डर पेयर है जिसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, जब x भी नेगेटिव हो, ये आपका इस तरह बताया था मैंने, ये आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। तो ये जो इसके 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं 1 2 3 और 4, ये 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं। और इसमें जो है आपका ये इस कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो आता है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और इसमें x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो ये आपके दोनों जो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट बनता है। कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट बनता है। उसके बाद द पॉइंट, अब इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है हमारा, सेकंड। x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है, सेकंड कोऑर्डिनेट बनता है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद फोर्थ MCQs है, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन x एक्सिस, सारे पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करते हैं, हैव y कोऑर्डिनेट डैश इफ x एंड y आर पॉजिटिव, यानी ऑल पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस, अगर तमाम पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करते हो, हैव y कोऑर्डिनेट डैश इफ x एंड y दोनों अगर पॉजिटिव हो, तो आपके जो अगर एक पॉइंट जो है जो कि x एक्सिस पे लाई, जो पहले मैंने बताया आपको, जब जब पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जो y एक्सिस पे लाई करता है उसकी x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये x एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी फिर क्या होगा, उसकी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसमें 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स वाई व्हेन लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट हैज़ कोऑर्डिनेट। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में भी हमने बात की है, थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर एक्स वाई थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद अब ये इसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, मूव जो पॉइंट है उसको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन है उसकी। द कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, उसको कोऑर्डिनेट्स -2 और -3 है। इसको अंडर ट्रांसलेशन 3 यूनिट अप, इसको 3 यूनिट अप मूव करना है आपने, 3 यूनिट अप। 3 यूनिट अप का मतलब ये होता है कि आपने एक्स एक्सिस में नहीं, वाई एक्सिस में 3 ऐड करना है। 3 यूनिट अप मतलब कि वाई में 3
अप का मतलब ऐड करना है, डाउन का मतलब क्या होगा, माइनस करना है। किस में, जब अप और डाउन होगा तो एक्स वाई एक्सेस में करना है, और जब लेफ्ट और राइट होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सेस में करना होता है। अब इसमें -3 है तो -3 में +3 करना है, तो -3 में +3 करेंगे, -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका कौन सा पॉइंट बनेगा, -2 और 0, ये इसका ऑप्शन बनेगा सी। उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स 0, 0 है व्हेन ट्रांसलेटेड 3 यूनिट लेफ्ट। मैंने भी बताया आपको, ट्रांसलेशन में जब लेफ्ट साइड पे करते हैं तो माइनस करते हैं, राइट साइड पे करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और अप होगा तो प्लस होगा, डाउन होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो 3 यूनिट लेफ्ट है तो 0 में से 3 क्या करना है, माइनस करना है, 0 - 3 से क्या आएगा, -3 आएगा। और 5 यूनिट डाउन है, 0 में से 5 क्या करना है, माइनस करना है, 0 - 5 से 0 - 3 0 - 5 करना है। तो ये आपका नया ऑर्डर पेयर क्या बन जाते हैं, -3 और -5। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, आपका ए ऑप्शन ही आएगा। 7 के बाद 8 है, MCQs 8। MCQs 8 है, इसमें है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई। समझे, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है व्हेन ट्रांसलेटेड एच यूनिट टू लेफ्ट। मैंने क्या बताया, जब लेफ्ट होता है तो एक्स में से माइनस करना है। ये देखो एच यूनिट लेफ्ट है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स में से क्या माइनस करना है, आपने एच, और आगे क्या है, के यूनिट अप के लिए क्या करना है, वाई में ऐड करते हैं, वाई में क्या करना है, आपने के ऐड कर देना है। तो ये कौन सा बन गया, एक्स -h और वाई + के ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई व्हेन ट्रांसलेटेड। बार बार वही चीज़ आ रही है, समझना चाहिए आपको। एच यूनिट टू राइट, जब एच राइट यूनिट होगा, एच यूनिट टू राइट, वो एक्स में क्या करने, ऐड करना है, लेफ्ट एक्स में माइनस करना होता है, और राइट एक्स में ऐड करना होता है, एंड के यूनिट बिलो। अब के यूनिट क्या, बिलो क्या करना होगा, वाई में से माइनस करना होगा, और अप होगा तो वो क्या होगा, वाई में क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई बिलो है, बिलो, तो वाई में से के क्या करना है, माइनस करना है, एक्स + एच। बात समझ आ रही है। आपने एच यूनिट टू राइट्स, जब राइट होगा तो एक्स में वो ऐड करना है, लेफ्ट होगा तो एक्स में वो माइनस करना है, जब अप होगा तो वो वाई में ऐड करना है, जब बिलो होगा या डाउन होगा तो वाई में क्या करना है, माइनस करना है। सो दिस इज द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट टू द अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 0 वाई। ये फिर वही बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है। 0 वाई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है व्हेन ट्रांसलेटेड 2 यूनिट लेफ्ट होगा तो 0 में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे, और 1 यूनिट अप तो y में 1 ऐड कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 - 2 से -2 और y + 1। तो इसका आंसर यही आपका सी ऑप्शन होगा। उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x0, लुक हेयर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x0 व्हेन ट्रांसलेटेड 2 यूनिट टू लेफ्ट। फिर वही बात, 2 यूनिट इसको लेफ्ट ट्रांसलेट करना है, यानी x - 2 होगा, और 1 यूनिट अप यानी 0 + 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा x - 2 एंड 1। दिस इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 हमारे सिलेबस के मुताबिक, सेकंड टर्म के सिलेबस के मुताबिक। इसमें सबसे पहली MCQs है द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिटन इन ऑर्डनरी फॉर्म इज कॉल्ड। यानी डेटा जो हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कहीं से भी जो डेटा कलेक्ट करते हैं और जिसको आम ऑर्डनरी फॉर्म में लिखा जाता है वो अनग्रुप डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है, अनग्रुप डेटा। उसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं की होती तो वो अनग्रुप डेटा कहलाता है। उसके बाद डेटा रिटन इन सिस्टमेटिक फॉर्म, जो डेटा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा जाता है या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाता है उसको ग्रुप डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, वो आपका ग्रुप डेटा कहलाता है। उसके बाद द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, आपको पता है, बताया था आपको, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा क्या कहलाती है, आपकी मॉड कहलाती है।
ऐसी वैल्यू जो डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आई होती है वो क्या कहलाती है, हमारी मॉड। उसके बाद इन द सेट ऑफ डाटा, इसमें अब मॉड बताना है। इसमें देखें कौन सी वैल्यू, 2 2 5 4 5 6 5 3 4 2। इसमें देखें 5 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3, 5 3 टाइम है, और 2 सिर्फ जो है ना 1 और 2 टाइम है, और 4 भी आपका 2 टाइम है, और बाकी 3 तो 1 टाइम है, 6 1 है। सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा आया, 5 आया ना, 5 आपका 3 टाइम आया। तो इसका फिर आपका जो मॉड होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। 5 का ऑप्शन ही कोई नहीं इसमें, 1 2 3। तो इसमें ऑप्शन जो है इसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या 5 ही आ रहा है, और इसमें 5 ऑप्शन कोई नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हम एक चेंज कर लेते हैं, इस ऑप्शन को 5 बना देते हैं। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बन जाएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट है द वीकली इनकम ऑफ पर्सन आर, एक बंदे की वीकली पर इनकम 3000 5000 4000 2000 एंड 6000 है। दे आर अर्थमेटिक मीन। तो इन सबको ऐड करना है ना, कितने मंथ की वो है, मतलब कितने वीक की इनकम है, 1 2 3 4 5, और इनको ऐड कर लें, 3000 5000 8000 8000 और 4000 12000 12000 और 2000 14000 14000 और 6000 20000 20000 को 5 पे डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 4000। इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको इस तरह ऐड करना है, सबको ऐड करना है और 5 पे डिवाइड कर देना है। तो ये 4000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द लोअर लिमिट ऑफ 2। लोअर लिमिट कौन सी होती है, द लोअर लिमिट ऑफ 2 इंटरवल्स आर, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट। इसकी लोअर लिमिट क्या है, 41 और 46 है। लोअर लिमिट क्या है, 41 और 46 है। उसके बाद इसकी अपर लिमिट, जैसा अभी सीखा है आपने, तो इसकी अपर लिमिट क्या होगी, इसकी अपर लिमिट इसकी जो अपर लिमिट है, ये क्लास इंटरवल है, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। इसकी अपर लिमिट क्या है, 40 और 50। इसकी अपर लिमिट क्या आ गई, 40 और 50 आ गई। और मीडियन इसका मीडियन क्या है, मीडियन फाइंड करने से पहले डाटा को अरेंज करते हैं इस असेंडिंग आर्डर में। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5, फिर कौन सी है 10, फिर कौन सी है 15, फिर कौन सी है 20, फिर कौन सी है 25। मीडियन कौन सी वैल्यू थी, मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड द डाटा इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये इसका मीडियन जो है ना, देखें ना, ये 15 इसका मीडियन होगा, क्यों, तो 2 टर्म्स, 2 वैल्यू इधर 2 इधर, तो ये दरमियान वाली वैल्यू है, तो इसका मीडियन कितना होगा, 15। उसके बाद मीन मॉड, मीन मीडियन एंड मॉड डिस्क्राइब प्रोपोर्शन रेंज फ्रीक्वेंसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये आपकी मेजर डाटा की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर डिस्क्राइब करती हैं। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, किसी भी डाटा में सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है और सबसे छोटी वैल्यू होती है उनका डिफरेंस क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा, रेंज। इस तरह ये सेकंड टर्म के आपके जो चैप्टर थे 5 चैप्टर, उसके हमने MCQs कर लिए। तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने और भी दोस्त जो भी किसी भी क्लास के 6 के 7 के 8 के 9 के 10 के, उनके साथ भी चैनल की को शेयर करें ताकि उनको भी अपने मुतल्लिका कोर्स की वीडियो जो है मिलती है।